नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर 4 में सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप सबने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने दो डेरिवेशन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो जगह पे निकाल दी थी, याद करो कहां कहां पे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। एक्सियल का फॉर्मूला याद है आप सबको, ई एक्सियल क्या होता था डाइपोल में, 2kp/r³। ठीक है, ये आपका होता था। ठीक है, और इक्वेटोरियल पे क्या होता था, -kp/r³। ठीक है, यहां तक बेटा। नाउ अब इसी तरह हम सर्कुलर करंट लूप को देख रहे हैं एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आप सबने अभी एक डेरिवेशन किया था पहले कि एक सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस होगी, ठीक है, मतलब सर्कुलर पूरे ये स्मॉल एलिमेंट सारे पूरा लेके, ठीक है, उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट P है, उससे कितनी दूरी पर है, x पे। क्लियर, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी पोजेस होगी वो कितनी होगी, क्या कहता है इसका फॉर्मूला, μ0 2r²/r²+r²⁵ ठीक है, जिसमें r आपका ये रेडियस है। क्लियर, ये चीजें। अब सपोज अगर हम इसमें ये मान लें कि इफ x इज मच ग्रेटर देन r, क्लियर, अगर x आपका ज्यादा दूर है, क्लियर, यानी मच ग्रेटर रेडियस से, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा वहां पे, ये x² हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी r² क्या हो जाएगा वहां पे, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू x²। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा μ0I r²/2x²⁵ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2x³। ठीक है, यहां तक, हाँ क्लियर यहां तक। नाउ अब इसमें सपोज हम क्या कर दें, 2π मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर, क्यों कर रहे हैं, याद करो μ0/4π हमारा कांस्टेंट होता है, सो वो हम μ0/4π बना रहे हैं। μ0/4π बन गया, और यहां पे क्या बन गया, ध्यान से देखो, 2ir², सॉरी आई अलग है और πr² हमने ये कर दिया। यहां तक ध्यान से देखो, ये चीज आई समझ में, ध्यान से दोबारा देखो, μ0 2 अलग i इंटू पाई कैपिटल R², ठीक है, 2i πr² एक साथ कर दिया, और नीचे क्या हो गया, 2 इंटू 2π 4π ये हो गया, और x³ एज इट इज। अब ध्यान से देखो πr² क्या है, πr² एरिया, एरिया ऑफ दिस लूप। क्लियर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, μ0/4π इंटू 2ia अपॉन x³। अब याद करो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लोग पहले पढ़ चुके हो, वहां पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या किया था, m इक्वल्स टू NIA। NIA, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, I स्टैंड्स फॉर करंट, और एरिया, A स्टैंड्स फॉर एरिया। तो वो फॉर्मूला कैसे आया, वो फॉर्मूला यहीं से आया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया हमारा μ0 इंटू 2ia, ठीक है, 2 भी चाहे हमने आगे कर दिया अलग से, 2 μ0 ia अपॉन 4π x³। अब इस फॉर्मूले को इक्वेटोरियल के एक्सियल वाले डाइपोल वाले फॉर्मूले से मैच करो। 2 की जगह 2 आ गया, वहां पे कांस्टेंट क्या होता था, दैट इज 1/4πε0, यहां पे μ0/4π आ गया, यहां पे डाइपोल मोमेंट होता था, और नीचे r³ मतलब डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब x³ यहां पे आ रहा है। सो आइए यहां पे किसको रिप्लेस कर रहा है, p को। क्लियर, आइए यहां पे किसको रिप्लेस कर रहा है, p को। तो p वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर, सो m इक्वल्स टू IA हो गया। अब अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स ले लें तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका उससे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर।
क्लियर? तो दैट्स वाई एम का फॉर्मूला NI A बना था आपका। और ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? AM स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह अगर हमें, अब देखो ये तो हमने क्या बताया, एक्सिस पे बताया। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इक्विटोरियल पे बताना है तो वो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? सो माइनस के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आएगा। माइनस का रोल यहाँ पे चार्ज की वजह से था कि डायरेक्शन था आपका, यहाँ पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में। म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी की जगह क्या है, डाइपोल मोमेंट मतलब एम। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर हम यहां पे लिखें फर्दर तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एम अपॉन, सॉरी 2 म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई x³ क्लियर? इसकी तरह बन गया। सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्विटोरियल पे निकालनी है हमें तो म्यू नॉट M अपॉन x³, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट आपका M अपॉन x³ आ गया। क्लियर? तो इक्विटोरियल का फॉर्मूला भी आपका इसी बेसिस पे बन गया। तो वही टॉपिक क्या था आपका, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल आपका बिहेव कर रहा है, ये हमने शो कर दिया। क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, इवन पता है सबको, क्लास 10th में भी यूज किया था आपने गैल्वेनोमीटर। किस लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर? करंट डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए नहीं बोलोगे आप, ये ध्यान रखना। क्लियर? मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फर्क है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी छोटे से छोटी अमाउंट ऑफ करंट भी होगी तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा। इवन एमीटर क्या होता है, एमीटर मेजर करने के लिए होता है, मतलब उसमें हाई वैल्यूज ऑफ करंट हम मेजर करते हैं। तो अगर बहुत ही माइन्यूट सी करंट जा रही होगी तो एमीटर की निडल ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का जो फंक्शनिंग है वो तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है, बट बेस किसके ऊपर है, गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, अब वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से बनेगा। क्लियर? अब आप सबको पता है क्या कि अगर किसी में करंट कैरी हो रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वहां पे कोई भी मैग्नेटिक का कंपास या कुछ भी रखा हो तो वो क्या शो करने लगेगा, डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। क्लियर? टॉर्क, जो अभी हमने पढ़ा भी था लास्ट टॉपिक में, टॉर्क। क्लियर? अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और उसके अंदर हमने अगर करंट पास करवाया तो क्या होगा, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। क्लियर? और वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसको हम यूज भी कर सकते हैं एज अ फिजिकल वर्क के लिए, लाइक मोटर। ठीक है, कोई भी मैकेनिकल वर्क के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो वही एप्लीकेशन यहां आपकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी लगती है। क्लियर? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पहले तो डायग्राम ध्यान से देख लो बेटा। यहां पे हम क्या करते हैं, दो हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं। क्लियर? दो हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों? क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। क्लियर? और यहां पे जो हम कॉइल बनाते हैं वो सर्कुलर बनाते हैं, जो कॉइल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, सर्कुलर। और उसके अंदर एक फर्दर फॉस्फोर ब्रॉन्ज का मटेरियल यूज करते हैं हम, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में ऐसे। ठीक है, और किसका मटेरियल बताया मैंने, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। स्प्रिंग यूज करते हैं किसकी, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। इसका क्या है, क्योंकि इसका जो टॉर्शन कांस्टेंट होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर? यानी ज्यादा ये स्प्रिंग एक्सपैंड और रिलैक्स हो सकती है। क्लियर? कम अमाउंट ऑफ फोर्स में भी। क्लियर? दूसरा, अब ये फर्दर जो कॉइल हमारी इसके ऊपर होती है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कॉइल इसके ऊपर हमने ऐसे करके बांध दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखो। अब यहाँ पे ये जो हमने बनाया, एक तो सर्कुलर कॉइल ली, अभी हमने बात की थी वैसे रेक्टेंगुलर कॉइल की जब हमने टॉर्क की बात की थी, जब लास्ट डेरिवेशन जो हमने किया था। क्लियर? अब यहां पे हम सर्कुलर क्यों बना रहे हैं, और इवन मैग्नेट के हमने एंड्स भी इस टाइप से सेमी सर्कुलर फॉर्म में बनाए हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड मतलब रेडियस के अलोंग लगेगी इसमें आपकी फील्ड। ठीक है, फील्ड अब ध्यान से देखो कैसे लगेगी, नॉर्थ टू साउथ ऐसे लगेगी। क्लियर? ये चीज क्लियर, जो कि
हमेशा इस सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर होगी, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। क्लियर? जिसकी वजह से याद करो आपने टॉर्क का फॉर्मूला किया था, क्या था? एन आई ए क्रॉस बी। ए क्या था? एरिया, और बी क्या था आपका? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या लगेगा? साइन थीटा, यानी एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, याद करो, इसे बताया भी था कोड वर्ड क्या, बिना साइन थीटा, बी आई एन ए साइन थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, मतलब एरिया ऑफ कॉइल। अब वो कॉइल किसी भी शेप की हो सकती है ना। हाँ, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देन ए एरिया है ना। हाँ, एरिया ऑफ कॉइल है ना वो। अब वो कॉइल अगर रेक्टेंगल होगी, ए भी पूरा एरिया नहीं है बेटा, वो स्मॉल ए भी था वो वहां पे, याद करो, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, बी तो वहां पे रहेगा ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब यहां पर अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड बोला उसके लिए, तो थीटा 90 डिग्री में क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1। सो टॉर्क आपका यहां पे कितना आ गया? एन आई ए बी, जो कि कांस्टेंट रहेगा। अब क्लियर? एंगल के ऊपर डिपेंड है नहीं, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर हुआ? अब यहां पे फर्दर थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। क्लियर? क्योंकि मान लो कभी कम करंट जा रही है, ज्यादा करंट जा रही है, तो थीटा अगर चेंज होगा तो टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी उस पर, तो वो गैल्वेनोमीटर अलग अलग दिखाएगा। अब ऊपर से देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे होता है फर्दर, ये पूरा हो गया आपका। नाउ यहां पे आपका पॉइंटर बेटा, ठीक है, अब ये जैसे डिफ्लेक्ट होगा, इससे एक आपकी ये पॉइंटर अटैच होगा। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट होना स्टार्ट होगा, अगर अब ये रोटेट कब होगा ध्यान रखो, जब इसमें करंट फ्लो होगी। तो आपने गैल्वेनोमीटर को जहां कनेक्ट किया है, अगर वहां पे थोड़ी सी भी करंट है तो वो इसमें आ जाएगी। करंट आएगी तो क्या होगा? यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? वैसे तो नॉर्मल सी फिगर हमने बताई है, पॉइंटर आपका गैल्वेनोमीटर का बिल्कुल सेंटर पे होता है, जीरो पे। वो दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी पहले से कि किस तरफ आएगी। क्लियर? मीटर ब्रिज, तभी जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हाँ, में जाते हैं साइड पे, तो वो बहुत एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में मीटर ब्रिज का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है मीटर ब्रिज में जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? गैल्वेनोमीटर जैसे ही इसमें अब ये करंट आएगी तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, और कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा वो डिपेंड करेगा टॉर्क पे। क्लियर ना? देखो जितना करंट है, ठीक है ना, हमारी ये वैल्यू चेंज होगी। अब एरिया हमने गैल्वेनोमीटर पहले से बना दिया, तो जो हमने शेप बनाई हुई है उसका एरिया तो नहीं चेंज हो सकता ना अब एट अ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट हमने यूज की है, वो फिक्स्ड है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन, ए और बी आपकी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आपका सिर्फ आई चेंज होगा वहां पे। यहां तक क्लियर हुई पॉइंट? नाउ अब ये जो हमारा टॉर्क है, अब ये क्या करेगा? इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराएगा। क्लियर? तो ये टॉर्क किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो बेटा, के फाई। फाई आपका क्या हो गया? एंगल, यानी जिस एंगल पे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और के वहां पर क्या आपका? टॉर्शन कांस्टेंट। अब जितना ये स्प्रिंग खुलेगी, ये जो हमने बताया था स्प्रिंग किसकी है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज की। अब जितना ये स्प्रिंग खुलेगी उतना ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो उतना पॉइंटर आगे जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए हम बेस्ट स्प्रिंग यूज करते हैं जिसमें के की वैल्यू क्या हो? कम हो या ज्यादा हो, ये बताओ पहले। अब अगर हमें एंगल ज्यादा चाहिए तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। के की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी आपका वो ज्यादा एंगल आएगा। देखो टॉर्क, अब ये देखो दोनों को इक्वल कर दिया हमने, एन आई ए बी इक्वल्स टू के फाई, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, या आई के लिए हम फर्दर फॉर्मूला बनाए तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, के अपॉन एन ए बी, ये जो कांस्टेंट वाली चीज थी वहां भेज दी, इनटू फाई। तो अब वहां पे जितना भी करंट है वो एंगल के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है,
और ये जो आपकी वैल्यू है K अपॉन NAB, ये क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? K क्या हो गया वहां पे? टॉर्शन कांस्टेंट। N क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया और B मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? या अगर हम फाई का फॉर्मूला बनाए इस बेसिस पे, तो फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताओ? NAB अपॉन K इंटू आई। तो अब आपको जो एंगल दिखेगा वो आई के रिस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको छोटे से छोटे करंट में बड़ा एंगल चाहिए, तो ये बताओ इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्लियर? तभी आपकी एंगल की वैल्यू यहां पे विजिबल होगी। क्लियर? और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या? इस कांस्टेंट को पूरे को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में फिक्स्ड चीज है। क्लियर? ध्यान से देखो, सॉरी एक चीज देखो ध्यान से, कि अगर हमें छोटे से एंगल पे ये वैल्यू बड़ी चाहिए, एंगल बड़ा चाहिए, छोटी सी करंट पे एंगल बड़ा चाहिए, तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यहां पे ये छोटी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए। अब सपोज, हाँ अब सपोज अगर हम बोलें कि आई 0.5 है फॉर सपोज, अब हमें एंगल तो बड़ा चाहिए ना, तो यहां पे अगर हम मान लो इसकी वैल्यू 10 है, तो फाई हमारा कितना आ गया? 5। अब 10 की जगह इसकी वैल्यू हम 50 ले लें, तो फाई कितना आ जाएगा बताओ? 25। तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिटेड है, 10 होना या 50 होना? 50 होना। हमें जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा उतना जल्दी हम पहचान पाएंगे कि वहां पे करंट है या नहीं है। बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा तो हम डाउट में रहेंगे कि मतलब डिफ्लेक्शन हुआ भी था या नहीं हुआ था, या करंट है भी या नहीं। आया समझ में? सो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हमारा बड़ा होना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बड़ा कैसे होगा वो चीज ध्यान से सुनना। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, आराम से बेटा इस चीज को, यहां पर मैंने कहा था कि ये चीज छोटी होनी चाहिए क्योंकि एंगल हमें बड़ा करना है। यहां पे अगर एंगल के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये बड़ा होना चाहिए। क्लियर? अब बड़ा होने के लिए एन बड़ा होना चाहिए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करते हैं तो ये बल्की हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो उठाएंगे कहां, इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर बनाएंगे कैसे? क्लियर? दूसरी चीज एरिया, एरिया भी हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। क्लियर? एरिया बड़ा कर देंगे गैल्वेनोमीटर उतना ही बड़ा बनता जाएगा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या रखते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट्स, या इवन हम टेम्परेरी मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी वहां पे डेवलप कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड हम स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट यूज कर सकते हैं इस वैल्यू को बड़ा करने के लिए। और चौथी वैल्यू आपकी के, के क्या है? टॉर्शन कांस्टेंट। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन सा यूज करते हैं, स्प्रिंग, क्योंकि इसका टॉर्शन कांस्टेंट क्या होता है, कम या ज्यादा? कम। देखो ये इस पूरी वैल्यू को अगर हमें बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर बड़ा करना होगा कि छोटा करना होगा? अगर पूरी वैल्यू को हमें बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर को हमें छोटा रखना होगा ना। 7/5 या 7/3 कौन बड़ा होगा? 7/3 जब डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा। तो ये हम इसलिए के की वैल्यू को छोटा लेते हैं। क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? गैल्वेनोमीटर कैसे बनाया जाता है? क्लियर? क्या यूज है वो तो आपको पहले से पता ही था। क्लियर? और कैसे काम भी करता है वो भी क्लियर है। वो तो क्लियर ही है कि जब फोर्स आएगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्लियर? और डिफ्लेक्शन क्लियर हो गई। फाई इज डायरेक्शनल टू आई, बट ये वैल्यू हमारी लार्ज होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसकी वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें शो हो। क्लियर? पॉइंट पूरा क्लियर है अच्छी तरह ये चीज? ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जनरली हमारा माइक्रो एम्पेयर में, अब गैल्वेनोमीटर देखो करंट मेजर करने के, करंट डिटेक्ट करने के काम में आ रहा है, मेजर करने के काम में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज इसको हम एमीटर की जगह यूज कर दे तो क्या होगा? एमीटर मतलब जहां पे करंट रेगुलरली नॉर्मल फ्लो हो रही है, तो वहां पे तो मिली एम्पेयर, एम्पेयर में करंट फ्लो हो रही है।
ठीक है, ये करंट मेजर करता है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बड़ा बना रहे हैं तो एंगल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अगर हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी डाल दी तो क्या होगा, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा कुछ ही ज्यादा सी करंट में, ज्यादा सी करंट में। क्लियर? तो हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फाइनली हमारा माइक्रो एम्पियर्स में करंट को मेजर करता है। क्लियर? तो दैट्स व्हाई गैल्वेनोमीटर हम सिर्फ इसलिए क्या बोलते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एमीटर, ये याद करो, एमीटर में क्या होता था, रेजिस्टेंस ज्यादा होता था या कम होता था? एमीटर सबको पता है ना किस काम आते हैं, करंट मेजर करने के लिए। क्लियर? तो हम इसे कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज में। क्लियर? कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें एमीटर अगर बनाना है, सीरीज में कनेक्ट करते थे तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता था या लो होता था, लो होता था। क्लियर? तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है, कन्वर्ट करना है, क्लियर, तो हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अब गैल्वेनोमीटर सपोज नॉर्मली ये ऐसे है, ठीक है, अब अगर हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, एमीटर में, तो इसके पैरेलल में, अब देखो रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं, याद करो क्लास 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। अगर हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस दोनों से ही कम हो जाएगा। तो हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। क्लियर? और शंट रेजिस्टेंस कितना, बहुत ही कम वैल्यू का, शंट रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैल्यू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो इसका रेजिस्टेंस बनाना है वो नेग्लिजिबल बनाना है। क्लियर? परफेक्ट एमीटर या आइडियल एमीटर अगर बोला जाए, दैट इज जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या नियरली इक्वल्स टू जीरो है, वो परफेक्ट एमीटर है आपके लिए। क्लियर? क्योंकि वो पूरी करंट वहां से जो पास हो रही है उसे मेजर कर पाएगा। क्लियर? तो अगर हमें एमीटर बनाना है तो क्या करना है, पहला काम तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस यूज करना है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरी चीज, शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। क्लियर ये पॉइंट? नाउ अब यहां पे शंट रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब यहां पे टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज हमने आरजी मान लिया और शंट रेजिस्टेंस आरएस मान लिया। क्लियर? तो यहां पे नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, पैरेलल में निकालेंगे। पैरेलल में फॉर्मूला क्या था, 1/RG प्लस 1/RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RG RS, और यहां पे क्या है 1/R नेट, यानी टोटल रेजिस्टेंस यहां पे कितना बन रहा है, RS प्लस RG। ठीक है, तो इसका R नेट फाइनली क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल RG RS अपॉन RS प्लस RG, तो ये R नेट हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया पॉइंट ये बेटा? ठीक है। नाउ अब इसको अगर हमें मेजर करना है करंट, करंट कैसे मेजर करेंगे, यहां पे करंट अभी कितनी थी, सपोज आई जा रही है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो क्या इसके थ्रू करंट पास होगी, हाँ, तो रेजिस्ट क्या होगी, देखो पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल में, सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, रेजिस्टेंस कम है इसका, तो करंट मैक्सिमम इसमें होगी, उसमें करंट कम जाएगी, बहुत ही नेग्लिजिबल जाएगी। क्लियर? यानी इसमें करंट अगर आपकी हम मान ले IG जा रही है और इसमें IS जा रही है आपकी, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट आपकी इसी से पास हो रही है। क्लियर? तो ये IS हमें निकालना है, कितना आएगा बताओ, तो V दोनों जगह सेम है, V इक्वल्स टू IG RG एंड V इक्वल्स टू IS RS, और इवन टोटल हम V बोलें तो टोटल V भी हमारा दैट इज क्या है, I इंटू R नेट। क्लियर? तीनों ही आपके फर्दर इक्वल हैं, तो हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ,
हाँ, यहां तक क्लियर है। हमने शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। शंट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब यहां पे टोटल करंट आई आ रहा है, अगर आई जी यहां पे जा रहा है तो यहां पे कितना करंट जाएगा आपका, आई माइनस आई जी। क्लियर। शंट रेजिस्टेंस से जो करंट आपका पास हो रहा है दैट इज आई माइनस आई जी। अब अगर हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, सोचो। अब इन दोनों में जो पोटेंशियल है वो क्या है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी, और इसमें क्या पोटेंशियल हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है। अब ये दोनों पोटेंशियल आपके क्या है, इक्वल। सो आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो अगर आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है कि आपको शंट रेजिस्टेंस कितना यूज करना होगा, ध्यान से देखो। अब एमीटर हम बना रहे हैं, वो तो क्लियर है। आइडियल एमीटर अगर हम बना रहे हैं तो शंट रेजिस्टेंस हमें मिनिमम रखना होगा। क्लियर। बट अब सपोज हमें एक प्रेफर्ड एमीटर बनाना है। सपोज आपको वहां पे रेंज दे दी 0 to 3 एम्पियर वाला एमीटर बनाओ, तो वहां पर हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, आईजी का मतलब क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, जो इवन पहले भी पास हो ही रही थी। क्लियर। आई क्या है, जो करंट हमें मेजर करनी है मैक्सिमम वाली, दैट इज 3 एम्पियर। क्लियर। आपको वहां पे गिवन रहेगा गैल्वेनोमीटर में, मान लो पहले जो करंट जा रही थी वो 0.1 एम्पियर जा रही थी। क्लियर। यानी गैल्वेनोमीटर आपका पता है बहुत माइन्यूट सी करंट जाती है, तो 0.1 एम्पियर जा रही थी पहले। हमें उसे कन्वर्ट करना है ऐसे एमीटर में जो 0 to 3 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। क्लियर। तो आई जी हो गया 0.1 हमारा, आई हो गया 3 एम्पियर। क्लियर। जो मैक्सिमम वैल्यू में करनी, क्योंकि मिनिमम तो उसके अंदर की तो सारी आएंगी फिर। नाउ जी क्या है वहां पे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सपोज वो हमें दे दिया 50 ओम में। क्लियर। अब हमें एस निकालना है कि वहां पे एस हमें कितना यूज करना होगा, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आई जी की वैल्यू 0.1, जी की वैल्यू 50 अपॉन में आई माइनस आई जी, यानी 3 माइनस 0.1। तो ये ऊपर सॉल्व किया, क्या आ गया 5 अपॉन 2.9। तो शंट रेजिस्टेंस आपका इससे कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैंने अभी रफली कैलकुलेशंस ली हैं, आया समझ में। तो ये ऐसे आप शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, कितना शंट रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, और टोटल रेजिस्टेंस वहां पे आफ्टर एडिंग शंट आपको ये मिल जाएगा। क्लियर। नाउ अब अगर हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, वोल्ट मीटर किस काम आता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है या क्या होता है, हाई होता है। और कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, पैरेलल में। क्लियर। ये चीज तो आप सबको पता है। तो अब कैसे करेंगे, अब गैल्वेनोमीटर हमारा ये नॉर्मल, अब अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है इसका तो क्या करें, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसके सीरीज में कनेक्ट करें रेजिस्टेंस या पैरेलल में करें, सीरीज में। अगर हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, क्लियर, तब उसका आपका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। रेजिस्टेंस चाहे मैंने ऐसे कर दिया या फिर नॉर्मल आप ये भी बता सकते हो ऐसे। क्लियर। अब वोल्ट मीटर हमें बनाना है तो हमें यहां से यहां तक की पोटेंशियल मेजर करनी होगी। ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अब अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना करंट यहां से जा रहा है, मतलब जितना करंट देखो यहां पे जा रहा था, करंट तो उतना ही पास हो रहा है। क्लियर। करंट उतना ही पास हो रहा है। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल मेजर करना है। तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, आई आर। सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा, V1 इसका हो जाएगा, V2 इसका हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, सो R प्लस G। क्लियर। G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। जी वहां पे अलग था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट NAB अपॉन K जो था वो अलग याद रखना। यहाँ पे हम जी जो डिफाइन कर रहे हैं आर नेट के लिए वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। सो V1 क्या हो गया आपका यहाँ पे बताओ, IG इंटू
जी, प्लस V2 क्या हो गया, IG इंटू आर। यहां तक क्लियर है। अब हमें R निकालना है कि R कितना हमें रखना पड़ेगा वहां पे। सो V माइनस IG अपॉन IG इक्वल्स टू R। ये हो गया आपका। चाहे तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकते हो, V अपॉन IG माइनस IG अपॉन IG किया, ये कट जाएगा G इक्वल्स टू R। तो इतना रेजिस्टेंस हमें चाहिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन होंगे आपके कि आपको दे दिया, सपोज आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है 0 to 10 वोल्ट का, क्लियर, यानी पोटेंशियल कितना चाहिए आपको वहां पे, मैक्सिमम 10, तो V की वैल्यू 10 हो जाएगी। IG वहां पे दिया हुआ है आपको, सपोज वही अगेन 0.1 एम्पियर, कि गैल्वनोमीटर में 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया फिर से 50 ओम सपोज, क्लियर। अब बताओ वहां पे हम कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें, क्लियर। तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। V हो गया आपका 10, IG हो गया 0.1 माइनस जी 50 ओम, 5 ओम ले लो, या अगर 50 भी होगा तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सो इसको डेसिमल हटाया तो ये ऊपर 0 चला गया। सो क्या आ गया 100 माइनस 50, यानी कि 50 ओम, यानी 50 ओम का रेजिस्टेंस आपको वहां पे पैरेलल में सॉरी सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। वैसे मैं गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस, क्लियर। न्यूमेरिकल है किस बेसिस पे सॉल्व करने हैं, यानी कैसे हम वोल्ट मीटर और एम मीटर ऑब्टेन कर सकते हैं गैल्वनोमीटर से, क्लियर। तीनों के रोल, तीनों मीटर्स, चलो